हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, यानी कि फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, और आज आप लोग फिर सीखेंगे। बट ये है कि यहाँ पर आज आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। तो पहले बहुत ही नॉर्मल तरीके से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि फाइनल अकाउंट यानी कि, और इसको आप कह सकते हैं बेटा कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो बातें आ जाती हैं बेटा। यानी कि उसमें एक हमारा रहेगा इनकम स्टेटमेंट और एक कहलाता है बेटा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो बातें आती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पीएल अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है बेटा बैलेंस शीट, जो हमारी कंपनी की पोजीशन बताता है, इसलिए उसका नाम रख दिया पोजीशन स्टेटमेंट। तो ये तो एक लैंग्वेज है बच्चे, आपको मालूम होना चाहिए। आप नॉर्मल तरीके से बच्चे बोलते रहते हैं कि भाई हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, पीएल अकाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, या मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट कहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे तो दो बातें आ जाएंगी, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। अब बात यह आती है, आप में से बड़े सारे बच्चे ऑलरेडी पहले अकाउंट में इसको पढ़ चुके होंगे, ट्रेडिंग क्या है, पीएल क्या है, बैलेंस शीट क्या है। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिन बच्चों ने पहले अकाउंट पढ़ा ही नहीं है, वो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो चलो, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो बच्चा भी बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप इसे अच्छे से बना सकें। अब मेन बात ये आती बेटा कि जिस बच्चे ने अकाउंट नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आपने हमारे बेसिक लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, जहां पर मेरे बेटे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि भाई डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, जर्नल एंट्री क्या है, लेजर पोस्टिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, यहां तक का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को बनाने में मैं समझता हूं आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, कुछ चीज़ें आप साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ सीखेंगे। देखो बेटा, यहां पर जैसे पॉइंट आया कि पहली हेडिंग आप जैसे देख रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम जस्ट इसकी स्टार्टिंग की दो तीन लाइनें डिस्कस करेंगे बेटा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, कह रहे हैं कि जब बिजनेस में बेटा पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया जाता है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर के बैलेंस निकाले जाते हैं, और उन बैलेंसेस की हेल्प से जब हम ट्रायल बैलेंस को बना करके रेडी कर देते हैं, फिर मेरे बच्चे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब मान के चलिए ईयर एंड पर जाकर के, किसी भी बिजनेस में ईयर एंड पर जाकर के ये वाली अकाउंटिंग होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जब ईयर एंड पर ये अकाउंटिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसका नाम रखा गया फाइनल अकाउंट, कि ये अकाउंट फाइनल हैं। और ये अकाउंट बनाने के बाद हमें अपने ग्रॉस प्रॉफिट, हमें अपने नेट प्रॉफिट और हमें अपनी कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। आपने कहा सर कैसी पोजीशन? तो मैंने कहा बेटा बैलेंस शीट में तो नॉर्मली दो ही बातें होती हैं देखा जाए तो, कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है और कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज है। तो कंपनी की एक एसेट्स और एक लाइबिलिटी, किसी भी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में हमें जानकारी पता चलती है, जो नॉर्मली हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए कि कितनी हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, और प्रीवियस ईयर का हमारा कितना नेट प्रॉफिट रहा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट रहा। तो इन्हीं बातों के लिए बेटा बनाया जाता है फाइनल अकाउंट। अगर सपोज करिए पोजीशन अच्छी नहीं है, प्रॉफिट अच्छा नहीं है, तो फिर बिजनेस में इस मुद्दे को लेकर के अच्छी खासी मीटिंग्स वगैरह बुलाई जाती है
उस पर बैठ करके पूरा विचार किया जाएगा, भाई प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं आने वाले साल में अच्छे डिसीजन ले सकूं और अपने बिजनेस को बेहतर बना सकूं। तो फाइनल अकाउंट बेटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें लिखा है इन्होंने कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, पहली लाइन ही पढ़ रहा हूं बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं जो अब हमारी अगली स्टेज है वो स्टेज बेटा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर लिखा बेटा एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द आउटकम ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज एट ए पीरियोडिकल इंटरवल्स ऑफ 12 मंथ। कह रहे हैं हर बिजनेस नॉर्मली ये जानना चाहता है कि जो हमारे बिजनेस का जो एक साल है, जो 12 महीने का समय है, जो जनवरी से दिसंबर हो सकता है और मैक्सिमम केसेस में यानी बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है। तो 12 महीने के समय में बिजनेसमैन ने क्या पाया और क्या खोया, मेरा बिजनेस कहां पहुंचा, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने कितना लॉस कमाया, मेरी एसेट्स कितनी इंक्रीज हो गई, मेरी लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई, इन सभी बातों की जानने की इच्छा होती है हर बिजनेसमैन की। तो इन्हीं बातों की जानकारी देता है हमारा फाइनल अकाउंट, ठीक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह भी है कि बेटा बिजनेस की जानकारी बिजनेसमैन को देने के लिए ही सिर्फ नहीं बनाया जाता है फाइनल अकाउंट, बल्कि बेटा ये तो इसलिए भी तो बनाया जाता है कि हमारे बिजनेस का कितना करेक्ट प्रॉफिट है, जिस प्रॉफिट पर हमें सरकार को टैक्स भी पे करना है। तो ये हमारी एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि हम प्रॉपर तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें, करेक्ट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें, उस पर समय पर सरकार को टैक्स भी पे करें। आगे लिखा बेटा फॉर दिस पर्पज टू स्टेटमेंट नेमली इनकम स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि जो बात बेटा मैंने आपको पहले ही बता दी, कह रहे हैं कि यहां पर 2 स्टेटमेंट बनते हैं, नेमली कह रहे हैं कि एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कह रहे हैं एक बनता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बनता है यहां पर, एक बनेगा बेटा आपका इनकम स्टेटमेंट और एक बनेगा आपका पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है, एक बनेगा पोजीशन स्टेटमेंट। तो बेटा इसके चलिए, तो ये वाली बात यहां कंप्लीट हुई। अब आ जाइए जरा ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो सिंपल सी बात है बेटा, सभी बच्चे ध्यान से बात को समझें। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि इसमें हमारे बिजनेस की, आप कैसा भी बिजनेस कर रहे हैं, तो एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे बिजनेस के जैसे जो मेन पॉइंट हैं, जैसे सेल है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक है, इन सभी बातों को रिकॉर्ड करके ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट बोलता है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल अकाउंट में आएंगे। तो पहली बात तो ये समझो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस हैं क्या। कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन और परचेज। जो खर्चे हमारे बिजनेस के लिए, जो चीजें परचेज की जा रही, बिजनेस प्रोडक्ट जो परचेज किया जा रहा है, बिजनेस के लिए परचेज की जा रही, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफिस के लिए चाय परचेज की जा रही है एम्प्लॉय के लिए, ये तो जनरल एक्सपेंस हैं, रोजमर्रा के खर्चे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप सपोज करिए बेटा ये माउस पीछे से खरीदते हैं, आगे सेल कर देते हैं, तो ये मेरी परचेज है। इस परचेज को करने के लिए जो भी खर्चे होंगे, मैंने आगरा से माल खरीदा, रास्ते का मैंने भाड़ा पे किया, रास्ते का मैंने इंश्योरेंस किया, तो ये सभी खर्चे इस परचेज को कंप्लीटली अंजाम देने के लिए किए गए हैं, जो मेरे बिजनेस का मेन पार्ट है, तो इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। तो परचेज भी मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और इस परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए होंगे वो खर्चे भी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। और ये तो सभी बच्चे जानते हैं
मैंने आगरा से माल खरीदा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट? तो परचेज का नेचर क्या है? डेबिट है, तो बेटा उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाइए। परचेज के संबंध में जो भी खर्चे हुए हैं, खर्चे एक्सपेंस, और आप जानते हैं एक्सपेंस तो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, वो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के बेटा डेबिट में लेकर के जाइए। तो इस प्रकार से बच्चे यानी कि बिजनेस दो प्रकार से नॉर्मली किया जा सकता है। वैसे तो कैटेगरी तीसरी भी है, बट मैं आज तीसरी डिस्कस नहीं करूंगा। या तो बच्चे आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आप पीछे से मार्केट से एक कंप्लीट प्रोडक्ट लेकर के आए 100 रुपीज का, और इसको बेटा 150 रुपीज में आपने आगे सेल करना चालू कर दिया, 120 रुपीज में सेल करना चालू कर दिया। तो मैं समझता हूं कि आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी में, और आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का मामला नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपकी परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी और परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे। लेकिन बेटा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपने सपोज करिए इस माउस को बनाने के लिए मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल, तो वो भी मेरी परचेज है, बट वो फिनिश्ड गुड्स की परचेज नहीं है, वो रॉ मटेरियल की परचेज है, ठीक है जी। तो वो परचेज भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी, परचेज से रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। और मजे की बात, फिर उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनाया, इसको बनाने में जो खर्चे हुए, यानी कि जिन्हें आप पढ़ते आए बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो भी बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो इस प्रोडक्ट को अंजाम देने के लिए, इस प्रोडक्ट को कंप्लीट स्टेज तक पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर मेरी फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो बेटा मजदूरों का काम ऑफिस में तो होता नहीं कि मजदूर ऑफिस में बैठ के काम करेगा, अरे फैक्ट्री में काम करेगा। तो वेजेस का जो खर्चा है वो भी मेरे इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन ऑफिस में बैठ करके जो स्टाफ कंप्यूटर पे काम कर रहा है, बिजनेस की प्लानिंग बना रहा है, तो वो मेरे इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन वो खर्चे डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है, डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है। इसलिए बेटा ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस की लाइटिंग, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, और उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेकर के जाते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ बेटा कि परचेज के खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। मतलब आज आप ये समझ लो बेटा, रट्टा नहीं लगाना है कि आपने बस 4-5 आइटम याद कर लिए, ये डायरेक्ट हैं और ये हमारे 4-5 आइटम इनडायरेक्ट हैं। लेकिन डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, वो माइंड में सेट नहीं है। तो आप बेटा अपने ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ी देर के लिए ये महसूस कर सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फैक्ट्री अकाउंट है, फैक्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हमारा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सब ट्रेडिंग का पार्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप मान लीजिए ऑफिस अकाउंट थोड़ी देर के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या मानिए, ऑफिस अकाउंट। तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस विचारधारा के साथ आप बड़े सारे खर्चों को अपने आप इस बात को पढ़ करके महसूस कर सकते हो कि भाई ये हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हुआ। अब जरा ये महसूस करो कि यार ये जो एक्सपेंस हुआ है इसका ऑफिस से रिलेशन है या इस खर्चे का मेरी फैक्ट्री से रिलेशन है। अगर वो खर्चा आपको फैक्ट्री से रिलेटेड नजर आता है, परचेज से रिलेटेड नजर आता है डीपली, तो वो डायरेक्ट है। और ऑफिस से रिलेटेड नजर आता है तो वो है तो मेरा ही एक्सपेंस, मेरे बिजनेस का ही एक्सपेंस है, बट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो एक तो ये विचारधारा माइंड में सेट रखनी है, और इसके साथ में थोड़ा
लर्न भी करना है, पॉइंट बड़े सारे हैं बेटा, तो इन्हें हमें एक बार, दो बार, चार बार, और अगर कोई बच्चा पहली बार फाइनल अकाउंट पढ़ रहा है तो उस बच्चे के लिए तो थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी है। तो आप इन सारे पॉइंट को दो बार, तीन बार याद करिए अच्छे से, और जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन बनाएंगे बार बार, तो जब ये पॉइंट अगेन एंड अगेन आपके सामने आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। अब मैं एक दो आइटम पर डिस्कस कर लेता हूं बेटा। आइटम पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से पीछे से अकाउंटिंग पढ़ी होती है, तो उन्हें मालूम तो होता है कि ये वाला एक एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, लेकिन बच्चा कंसेप्चुअली ये नहीं जानता है कि एक्चुअली वो एक्सपेंस है क्या, आखिर क्या है वो एक्सपेंस। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में फिर जल्दी से मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल वाले स्टार्ट करूंगा, और धीरे 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 उनका लेवल बढ़ जाएगा। तो बेटा यहां पर देखो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक यानी कि हमारे बिजनेस का स्टॉक, हमारे बिजनेस में जिस चीज की भी डीलिंग होती है, मैं सपोज करिए ये माउस सेल करता हूं, या मैं ये टच पेन बना करके बेचता हूं, परचेज करके बेचता हूं, तो सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर बिजनेस करते 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 सेल परचेज, सेल परचेज, ईयर एंड पे जाकर के पता चला कि हमारे पास ईयर एंड पर लास्ट ईयर 1 लाख रुपए का माल बचा हुआ है। तो बेटा जी जो लास्ट ईयर एंड पर 1 लाख रुपए का माल बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, अब वो इस नए साल में, जैसे अगर मैं कहूं पिछला साल मेरा सपोज करिए 2018 था, मान लीजिए 2018 था या 19 था, चलो 2019-20 ले लेता हूं, पिछले साल 19-20, तो प्रीवियस ईयर 19-20 में 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा था। अब जैसे ही बेटा 20-21 स्टार्ट हुई, तो पिछले साल का बचा हुआ माल करेंट ईयर में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग करेंट ईयर क्या क्या बन गया? ओपनिंग। ओपनिंग। फिर इस साल जो क्लोजिंग बचेगा, इस साल जो क्लोजिंग बचेगा वो इसके नेक्स्ट ईयर में जाकर के क्या बन जाएगा? ओपनिंग। सिंपल सी बात है। तो बेटा ये हमारा ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा। परचेज, वेरी सिंपल, यू नो कि हम जो भी माल खरीदते हैं वो हमारी परचेज है। मान लीजिए बेटा मैंने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, 5 lakhs का गुड्स परचेज किया, तो मैं उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। फिर क्या लिखा? लेस परचेज रिटर्न। अब हमने इसमें से बेटा कुछ माल वापस कर दिया। कई बार होता है कि हमने आगरा से कुछ गुड्स परचेज किया, अब माल तो हमारे पास सप्लाई तो आ गई, लेकिन उसमें कुछ माल टूटा हुआ निकला, कुछ माल खराब निकल गया, या हमने सप्लायर से जो मंगाया था उसने थोड़ा सा माल कुछ डिफरेंट क्वालिटी का, डिफरेंट कंपनी का, डिफरेंट टाइप का पैक करके भेज दिया। बड़े सारे रीजन होते हैं। तो हमने 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, उसमें से बेटा जी मैंने 50,000 का वापस कर दिया। तो वो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर नेट परचेज, वो हमारी फिर आउटर कॉलम में लिखी जाएगी, नेट परचेज। लेकिन बेटा यहां पर क्या लिखा? परचेज रिटर्न। तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन में परचेज रिटर्न वर्ड यूज हो सकता है, या मेरे बेटे रिटर्न आउटवर्ड भी इसे कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, जो माल पहले मेरी फैक्ट्री में आया, मेरी फैक्ट्री में जो आया वो परचेज, अब मैं कह रहा हूं रिटर्न आउटवर्ड, मैंने बाहर निकाल दिया। तो सीधी सी बात है, बाहर किसे निकालेंगे? जो पहले अंदर आया होगा, यानी परचेज। तो परचेज रिटर्न कहिए, या रिटर्न करके आउट कर दिया। तो परचेज पहले इन हुई, अब आउट हो गई, तो रिटर्न आउटवर्ड भी दूसरा नाम है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, और बेटा रिटर्न इनवर्ड, वापस होकर के अंदर आ रहा है, वापस होकर के अंदर आ रहा है। तो पहले बाहर कौन गया था? सेल। आपने गाजियाबाद की एक पार्टी को 1 लाख रुपए का माल बेचा, सेल। तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, हमारे यहां से माल जा रहा है, सेल चली गई, आउट। हम बड़े खुश कि आज 1 लाख रुपए का माल मैंने अपने गोडाउन से आउट कर दिया, सेल कर दिया। उधर से सप्लायर ने फोन किया, सर इसमें आपके 2 पीस तो खराब निकल गए, टूटे हुए हैं, आपकी मिस्टेक है, आपने माल अच्छे से सप्लाई नहीं किया, अच्छे से पैकिंग नहीं की।
मैंने कहा कोई बात नहीं, जो खराब निकल गया वो मेरा वापस कर दो। अब बेटा बिका हुआ माल वापस आ रहा है, तो यानी कि रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न होकर के इन हो रहा, अंदर आ रहा, अंदर आ रहा। तो जो रिटर्न होकर के हमारी फैक्ट्री में अंदर आ रहा है वो कौन है? रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न कहिए या रिटर्न इनवर्ड कहिए। तो बेटा ये पॉइंट यहाँ पर इतने खास हैं कि आपको इन सभी पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है, बहुत समझते हुए चलना है बेटा। तो अब इसके आगे बेटा आपको देखना है कि दिया हुआ है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस। तो जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किया था, वेजेस यानी कि हमारी फैक्ट्री में जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनको पे किया जाने वाला रिम्यूनरेशन यानी कि वेजेस, तो वो हमारा एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। उसके बाद लिखा है वेजेस एंड सैलरी। आप कहोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है? तो बेटा वैसे तो देखो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस के लोगों को दी जाती है और ऑफिस के लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो सैलरी का खर्चा पीएल के डेबिट में आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक बड़ा इंजीनियर वो ऑफिस में काम नहीं करता है, इंजीनियर फैक्ट्री में बैठ के काम करता है और वो बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करता है और मशीनें इस प्रोडक्ट को बना रही हैं। तो यानी कि जो इंजीनियर है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसको वेजेस दी जाएगी क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करता है। तो बेटा फैक्ट्री में काम करने वाला हर कैंडिडेट, हर एम्प्लॉई यार मजदूर थोड़ी है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति भी काम करते हैं, यानी जो मेंटल वर्क करते हैं, नॉट फिजिकल वर्क। तो सीधी सी बात है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बट वो टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बट उसे फिर वेजेस नहीं कहेंगे, उसे सैलरी कहेंगे। ठीक है, तो सैलरी पीएल, सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भी आ सकती है। इसके बाद बेटा फिर लिखा डायरेक्ट एक्सपेंस, और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे सपोज करिए मैंने कहा था कि आगरा से माल मंगाया, माल मंगाने में रास्ते का इंश्योरेंस दिया, रास्ते का फ्रेट दिया, ऑक्ट्रॉय दिया यानी कि चुंगी यानी कि टोल टैक्स। ठीक है, तो और उसके बाद जैसे आगरा से जब गुड्स दिल्ली के लिए चला तो फिर बेटा आगरा में गुड्स की लोडिंग कराई गई, लोडिंग चार्जेस। हमारा माल दिल्ली पहुंच गया फैक्ट्री में, यहाँ अनलोडिंग कराई गई, तो लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, ऑक्ट्रॉय। फिर बेटा फ्रेट, कार्टेज, कैरेज। तो ये कार्टेज, कैरेज बेसिकली ये धुलाई के खर्चे, कि माल जब हमारा गाड़ी से उतर जाता है उसके बाद सपोज करिए माल को गोडाउन के अंदर लेकर के जाना है, या माल फैक्ट्री के बाहर आकर के गाड़ी ने उतार दिया, ट्रक से माल नीचे आ गया, अब मजदूरों को लगा लगा करके आपने वो सारा माल फैक्ट्री तक पहुंचाया। कई एक जगह फैक्ट्री ऐसी जगह पर होती है कि जहां तक बड़ा ट्रक नहीं जा सकता है सपोज, तो माल थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया गया। तो कह सकते हैं कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब पे करते हैं, जैसे आगरा से दिल्ली तक माल आया, तो यहां तो बेटा हम फ्रेट कहेंगे, और उसके बाद माल को जब फैक्ट्री के अंदर तक पहुंचाया तो इसे आप कैरेज, कार्टेज जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों ही एक्सपेंस हैं, दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। तो बेटा हम फ्रेट को यहां पर क्या बोलेंगे? फ्रेट इनवर्ड। तो फ्रेट इनवर्ड यानी कि जो मेरी फैक्ट्री में माल अंदर आया, परचेज, तो परचेज के संबंध में पे किया जाने वाला फ्रेट, फ्रेट कहिए। देखो क्वेश्चन साइलेंट होगा फ्रेट, तो भी मैं उसे परचेज का पार्ट मानूंगा। फ्रेट इनवर्ड कह दे तब तो क्लियर हो गया कि इनवर्ड कौन है? परचेज, उसके संबंध में फ्रेट दिया गया तो फ्रेट कहे, फ्रेट इनवर्ड कहे। और कभी कभी बेटा फ्रेट ऑन परचेज भी बोलता है। तो ये तीन शब्द हो गए, फ्रेट कहे, फ्रेट ऑन परचेज कहे, फ्रेट इनवर्ड कहे, तो बेटा जी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना। इसी प्रकार से फ्रेट आउटवर्ड कहे, फ्रेट आउटवर्ड यानी आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या बेटा? सेल की बात कर रहा है। तो माल को बेचा तो बेटा जी
परचेज के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, लेकिन सेल के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं। तो फ्रेट आउटवर्ड कहे, फ्रेट ऑन सेल कहे, तो ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। इन चीजों को गहराई से सीखिए। इसी प्रकार से बेटा जी एक और है, कैरेज कहे, कैरेज यानी ढुलाई के खर्चे, कैरेज कार्टेज, इतना बोल के चुप हो जाए, साइलेंट, कुछ भी ना कहे, तो मैं डायरेक्ट मानूंगा इसे। या कैरेज इनवर्ड कहे, कैरेज ऑन परचेज कहे, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ले जाना। कैरेज आउटवर्ड कहे, कैरेज ऑन सेल कहे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप इसको रिकॉर्ड करिएगा। इसके बाद बेटा फिर क्या लिखा है, कैरेज इनवर्ड के बाद में गैस है, फ्यूल है, पावर है। तो गैस, फ्यूल, पावर, पावर का मतलब मोर देन 440 वोल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम की जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही हैं जिससे प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये फैक्ट्री के खर्चे हैं बेटा, फैक्ट्री के। तो बड़ी सारी फैक्ट्री में बेटा गैस यूज होती है, गैस से काम होता है, डीजल पेट्रोल भी यूज होता है, कोयला यूज होता है। तो यहाँ लिखा रहता कोल, शायद इसमें कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो नो प्रॉब्लम। तो बेटा गैस, फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, पावर, कोल, समझ रहे, ये सारे खर्चे फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री में माल बनाया जा रहा है। फिर लिखा बेटा, फिर एक लाइन में लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और भी कोई ऐसे खर्चे जो आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। फिर तो बेटा एक नीचे हेडिंग ही डाल दी, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब कह रहे हैं कि फैक्ट्री के कुछ और भी खर्चे हैं, ऐसा मत सोचना सर ये अब इसके बाद फैक्ट्री के खर्चे हैं और ऊपर वाले फैक्ट्री के नहीं थे। तो ऊपर भी लिखा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कॉमन सी बात है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है। नीचे क्या लिखा बेटा, फैक्ट्री लाइटिंग। देखो फैक्ट्री की लाइटिंग, अब भाई फैक्ट्री में काम हो रहा है, हमारे वर्कर को रोशनी चाहिए जहां वो इजीली बैठ के काम कर सके, और थोड़ा सा पंखा भी चलना चाहिए, ठीक है, जहां अच्छे से परेशानी ना हो, काम कर सकें। तो ये सब लाइटिंग है बेटा। तो फैक्ट्री की लाइटिंग है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। और ऐसे ही लिखा हुआ है लाइटिंग या जर्नल लाइटिंग या ऑफिस लाइटिंग, तो बेटा फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस के खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में उनको रिकॉर्ड करिएगा। फिर लिखा बेटा फैक्ट्री रेंट। अब देखो स्पेशली बोले फैक्ट्री रेंट तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और नॉर्मली बोले रेंट तो माना जाता है, ये एजम्पशन है बेटा, एजम्पशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रेंट, तो रेंट बोल करके छोड़ दे तो हमेशा ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का नहीं। या रेंट फॉर ऑफिस बोल दे, तब तो फिर पिक्चर क्लियर हो गई, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद बेटा बड़ा बढ़िया पॉइंट आया, डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग डॉक चार्जेस। अब डॉक चार्जेस तो बेटा बहुत बड़ी बात है कि आप सपोज करिए अमेरिका से कोई रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे थे अमेरिका से, अब वहां से माल चला इंडिया आ रहा है, शिप के थ्रू आ रहा है, पानी के जहाज के थ्रू आ रहा है। अब जगह जगह पर बेटा वो पानी का जहाज, बीच में उसको भी तो कहीं पे स्टे चाहिए, ऐसा थोड़ी अमेरिका से चलेगा सीधा बॉम्बे पोर्ट पे आकर के रुकेगा। तो बीच में उसे भी कहीं कहीं पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनकी सीमा रेखा से टच होता हुआ जब निकलेगा, तो हम उनके बंदरगाह पर, उनके पोर्ट पे बीच में स्टे करेंगे, जहाँ थोड़े हमारे वर्कर, वो हमारे क्रू मेंबर भी आराम करेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा ऑयल वगैरह भी चेंज किया जाएगा, ऑयल फिल किया जाएगा, हमारा जो शिप है वो भी थोड़ा रेस्ट करेगा। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री के पोर्ट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं डॉक चार्जेस। तो अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीदा, लाने के खर्च, परचेज करने के खर्चे, फ्रेट शिप का भाड़ा उसका खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे, रास्ते का इंश्योरेंस, और रास्ते के डॉक ड्यूज, डॉक चार्जेस। इसके बाद बेटा माल आ गया बॉम्बे पोर्ट पे। अब बॉम्बे पोर्ट पे जाकर के बेटा ऐसे ही माल लेकर के थोड़ी आ जाओगे, फटाफट जाओगे बॉम्बे पोर्ट पे
जा करके शोर मचाओगे, कहाँ है मेरा गुड्स, मुझे दीजिए। अरे बेटा वहाँ जा करके थोड़ा कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, वहाँ अधिकारियों को कुछ चार्ज भी पे करना पड़ेगा, तब जा करके आपका वो गुड्स आपको रिलीज किया जाएगा। जैसे क्या लिखा, क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग। तो जितने भी ये खर्चे होते जाएंगे, मेरा माल, मेरा गुड्स जब तक मेरी फैक्ट्री के अंदर आएगा, फैक्ट्री के अंदर आएगा, तब तक होने वाला एक एक खर्चा वो मेरे परचेज का पार्ट माना जाएगा, परचेज का पार्ट माना जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में उसके नाम से लिखा जाएगा। परचेज में ऐड करके मत दिखा देना, तब तो वो हाइड हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा कि किसका खर्चा है। तो परचेज के खर्चे हैं, परचेज के नाम से लिखिए। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के नाम से लिखिए। डॉक चार्जेस, रास्ते का फ्रेट, हर किसी को उसके नाम से लिखिए। फिर मेरे बच्चे लिखा इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी सिंपल सी बात है, आपने अमेरिका से माल मंगाया और इंडिया लेकर के आ रहे हो, तो जब बाहर से लाया हुआ गुड्स इंडिया में इंटर करेगा, तो बेटा एंट्री पॉइंट पर ही कस्टम ऑफिसर बैठे हैं, वो हमसे थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, तब वो बाहर के माल को इंडिया में अलाउ करेंगे कि आप इस माल को अपनी फैक्ट्री ले जा सकते हो। तो बेटा हमें वो एक कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज का पार्ट है। इसके बाद बेटा जी फिर क्या है, इसके बाद आगे खर्चे और आए, एक्साइज ड्यूटी। अब हमारी फैक्ट्री में आकर के, बॉम्बे में हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आकर के हमारा ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने लगा, मैन्युफैक्चर होने लगा, तो अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट फिर बीच में आती है, वो भी कहती है देखो आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, आप इसको बेच करके प्रॉफिट कमाओगे और आप फैक्ट्री चला रहे हो हमारी परमिशन से, हमने आपको परमिशन दी है कि आप इस प्रोडक्ट को बनाइए, तो सीधी सी बात है हमें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है मेरे को थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी भी चाहिए। तो बेटा उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी यानी प्रोडक्शन टैक्स एक तरह से। तो जो भी बेटा जी क्वेश्चन में प्रोडक्शन टैक्स के नाम से लिखा होगा, ठीक है, वो भी फैक्ट्री का ही एक्सपेंस माना जाएगा, वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट को इनहेंस कर देगा, और फिर इस टोटल कॉस्ट को सेल में से, क्रेडिट साइड की सेल में से माइनस कर दिया जाएगा। तो टोटल सेल कितनी और इधर डेबिट साइड में टोटल कॉस्ट कितनी, इनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्या कहलाएगा बेटा जी, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लिखा है एक नीचे रॉयल्टी। अब बात आई रॉयल्टी क्या है, तो रॉयल्टी बेटा बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। रॉयल्टी कई बार ऐसा होता है, सपोज करिए आप ये माउस बनाना चाहते हैं, आप ये टच पेन बनाना चाहते हैं, तो बेटा ऐसा थोड़ी है कि आप एक बड़े लेवल पे काम करेंगे और टच पेन आप ऐसे ही बनाना चालू कर देंगे। अरे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको इस मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और बेटा जी वो लाइसेंस आपके पास है नहीं। अब आपने सोचा यार लाइसेंस तो है नहीं, काम कैसे करें, तो मार्केट में पता चला कि कोई मिस्टर मोहन है, मिस्टर मोहन, उन्होंने कभी इस प्रोडक्ट को बनवाने का लाइसेंस लिया था, लेकिन आज वो इस प्रोडक्ट को बनाने की स्थिति में नहीं है, किसी भी वजह से वो बहुत बिजी हैं, किसी और काम में इन्वॉल्व हैं। तो आपने उनको बोला मोहन को कि मिस्टर मोहन, मैं आपके लाइसेंस का यूज करूंगा और मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, आप मुझे परमिशन दीजिए। तो मोहन ने कहा ठीक है, आप मेरे लाइसेंस को यूज कर लो, मेरे बिहाफ पर आप प्रोडक्शन करिए, लेकिन मुझे हर महीने 1,00,000 रुपए रॉयल्टी चाहिए अपने लाइसेंस के संबंध में। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब हम किसी और के बिहाफ पर कुछ काम करते हैं तो बदले में हम उसे भी कुछ पे करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रॉयल्टी, कि हम उस व्यक्ति को रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो जिसको पे कर रहे हैं उसके लिए तो इनकम है, तो सरकार को टैक्स देगा उस इनकम पर, लेकिन हम तो पे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है, और इस प्रोडक्ट का एक्सपेंस है, इसके संबंध में मैंने रॉयल्टी पे की है। तो बेटा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और मेरे इस प्रोडक्ट की वो कॉस्ट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो टोटल कॉस्ट
फिर टोटल सेल में से माइनस की जाएगी कि भैया मेरी 1 लाख रुपए की सेल हुई और मेरा टोटल इस प्रोडक्ट को बनाने में 80,000 का खर्चा हुआ, 80,000 के खर्चे हुए, 1 लाख रुपए की सेल हो गई, तो बेटा जी डिफरेंस 20,000 रुपए का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब थोड़ा सा मेरे बच्चे क्रेडिट साइड में आइए, ठीक है। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड में यहां पर 2-3 आइटम है जस्ट, ठीक है। क्रेडिट साइड में हमारे पास बच्चे यहां पर 2-3 आइटम है। देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखा है क्रेडिट साइड में, बाई सेल, यानी जितना हमारा माल बिकेगा तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, माइनस सेल्स रिटर्न। मैंने माल बेचा सपोज करिए 6 लाख रुपए का, और उसमें से मेरा 1 लाख रुपए का तो वापस आ गया पार्टी के यहां से, तो 6 लाख रुपए की सेल हुई, 1 लाख रुपए का रिटर्न हो गया, तो नेट सेल तो 5 लाख रुपए की हुई ना, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कहिए या रिटर्न इनवर्ड कहिए, रिटर्न इनवर्ड कहिए बेटा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक सिंपल सी बात है, जैसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि हमने इस साल फैक्ट्री में माल बनाया, सपोज करो मैंने ढेर सारा माल बनाया बेटा, ठीक है, 1,000 टन माल बनाया। अब उसमें से बेटा 1,000 टन में से मैंने 800 टन माल बेच दिया, तो 200 टन तो मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट साइड में आएगा। कितनी वैल्यू का है, कितनी कॉस्ट का है, वो लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा। इसके बाद बेटा नॉर्मली कह सकता हूं कि जो हमारा क्रेडिट साइड है वो हमेशा हायर होता है इन कंपेयर टू डेबिट साइड। तो जब क्रेडिट साइड हायर होगा तो हमें बेटा प्रॉफिट होगा, और अगर बाय चांस डेबिट साइड हमारी हायर हो जाए कि सेल तो हुई कम जबकि मेरे डेबिट साइड में बनाने के खर्चे ज्यादा आ गए, तो सिंपल सी बात है बेटा, जब खर्चे ज्यादा आ गए, सेल से ज्यादा खर्चे आ गए, तो यानी कि हमें बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर जाती है, तो डेबिट साइड की तरफ को 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड अगर बिगर हो जाती है, हायर हो जाती है, तो क्रेडिट साइड की तरफ को बैलेंस निकल जाएगा, तो बाय ग्रॉस लॉस। तो यही लिखा हुआ है बेटा, आप देख रहे हैं ना, लास्ट एंट्री इधर क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस, और अगर इधर का टोटल बिगर हो गया क्रेडिट साइड का, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका बनके तैयार हुआ। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट लेक्चर में पीएल अकाउंट पे बाद में डिस्कस करूंगा, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट का बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप देख लें कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा चलेगा। फिर हम पीएल अकाउंट के कुछ आइटम पर डिस्कस करेंगे और एक पीएल अकाउंट का क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद बेटा फिर थोड़ा बैलेंस शीट के कुछ आइटम समझाएंगे, और फिर हम कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और विद एडजस्टमेंट, ठीक है, विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होंगी वो बड़ी सारी मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और तरह तरह की एडजस्टमेंट है बेटा। वो सारी एडजस्टमेंट अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना आपको एडजस्टमेंट का ज्ञान होगा, जितनी अच्छे से आप एडजस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स एग्जाम में आप अचीव करेंगे बेटे। तो चलिए बेटा, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट का आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है, और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहूंगा आपके लिए। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।